हाय फ्रेंड्स, मैं विकास शिक्षा ओशन तथा मध्यकालीन भारत के इतिहास की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से पढ़ रहे हैं, जिसके तहत मेरे साथियों 2 क्लासेस हो चुकी हैं और आज की जो हमारी क्लास रहेगी यह क्लास तीसरी है। तो जिन साथियों ने अभी तक वो 2 क्लासेस नहीं देखी हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप सभी लोग वह दोनों क्लासेस देख सकते हैं। जो मेरे नए साथी हैं जिन्होंने अभी तक शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी लोग शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा साथियों, अन्यथा हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। मेरे साथियों, शिक्षा ओशन का जो यूट्यूब चैनल है यह यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक और जितने भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की कंपटीशन की एग्ज़ाम होती हैं उन सभी कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी करवाता है। इसीलिए आप शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा ओशन को शेयर कीजिएगा। मेरे साथियों, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल और ब्लॉग, इन सब की लिंक अवेलेबल करवा दी जाएगी। आप वहाँ पर देख लीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज के लिंक पर जाके शिक्षा ओशन के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए साथियों। हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर पहुंचकर हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कीजिए, जहां पर आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके अलावा साथियों, हमारे ब्लॉग की लिंक है, उस लिंक पर जाकर हमारे ब्लॉग पर विजिट कीजिएगा, जहां पर आपको सारी क्लासेस के PDF अवेलेबल करवाए जाते हैं। ठीक है साथियों, चले जी, तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी लोग जल्द से जल्द आज की क्लास को लाइक कर दीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिए। अधिकांश मात्रा में क्लास को लाइक करिएगा साथियों और अधिकांश मात्रा में आप क्लास को शेयर करिएगा, ताकि अधिकांश बच्चे हमारे वीडियो का लाभ ले सकें। तो चलिए साथियों, देखते हैं कि आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। आप सभी लोग प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। हम बहुत जल्द मिडिवल हिस्ट्री को डिटेल में पढ़ने का प्रयास करेंगे। हम बहुत जल्द क्लासेस शुरू करने वाले हैं। तो प्रश्न क्रमांक 41, रुकैया बेगम किस मुगल शासक की पत्नी थी? रुकैया बेगम किस मुगल शासक की पत्नी थी? ऑप्शन ए है मेरे साथियों हुमायूं, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है जहांगीर और ऑप्शन डी है शाहजहां। मेरे साथियों, रुकैया बेगम जो मुगल शासक की एक पत्नी है, अब वह मुगल शासक क्या है? तो प्रश्न आप लोगों के सामने है, ऑप्शन भी आप लोगों के सामने है। तो फिर देरी किस बात की साथियों, आप जल्द से जल्द इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चाहे वह उत्तर सही हो गलत हो, किंतु आप सभी प्रयास ज़रूर कीजिए। तो मेरे साथियों, रुकैया बेगम जो हैं, यह रुकैया बेगम आपके हुमायूं की पत्नी नहीं है, जहांगीर और शाहजहां की भी पत्नी नहीं है। जी हाँ, यह अकबर की पत्नी है। ठीक है, रुकैया बेगम अकबर की पत्नी है। अकबर की पहली पत्नी रुकैया बेगम थी। तो याद रखिएगा, प्रश्न क्रमांक 41 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला अकबर। अब जरा अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे साथियों। प्रश्न क्रमांक 42। प्रश्न क्रमांक 42 बहुत अच्छा प्रश्न है और आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हैं। प्रश्न क्रमांक 42 कह रहा है, रजिया सुल्तान किसकी पत्नी थी? रजिया सुल्तान किसकी पत्नी थी? ऑप्शन ए अल्तुनिया, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथियों, इल्तुतमिश, बलबन, अल्तुनिया, तो इल्तुतमिश की तो यह पुत्री थी, पत्नी तो होगी नहीं। अब बचे बलबन और अल्तुनिया। तो मेरे साथियों याद रखिएगा, बलबन की पत्नी रजिया सुल्तान नहीं थी, जबकि रजिया सुल्तान जो पत्नी थी यह थी अल्तुनिया की। ठीक है साथियों, तो अल्तुनिया की पत्नी रजिया सुल्तान थी। तो प्रश्न क्रमांक 42 का राइट आंसर आपका ए वाला होगा। मेरे साथियों, रजिया सुल्तान की अगर अपन बात करें तो दिल्ली सल्तनत की तथा भारत की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। ठीक है, इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी बताया था। इसके पश्चात रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की सुल्तान बनी थी। ठीक, किंतु आपके जो अमीर उस वक्त हुआ करते थे, उन अमीरों को यह बात पसंद नहीं आई।
परिणाम स्वरूप ये हुआ कि रज़िया सुल्तान को मरवा दिया गया। रज़िया सुल्तान एक अल्तुनिया जो व्यक्ति था, इस अल्तुनिया व्यक्ति से प्रेम करती थी और इसके पश्चात उस अल्तुनिया से उसने शादी कर ली थी। तो प्रश्न क्रमांक 42 का राइट आंसर ए वाला होगा। चले साथियों, अब जरा अगले प्रश्न का रुख हम करते हैं। प्रश्न क्रमांक 43। प्रश्न क्रमांक 43 की बात करें तो 1293 में मार्क पोलो ने किस भारतीय राज्य की यात्रा की थी? ठीक है, 1293 में मार्क पोलो ने किस भारतीय राज्य यानी कौन सा राजवंश था, उस राजवंश की इसने यात्रा की थी? तो ऑप्शन ए है पांड्य, ऑप्शन बी है होयसल, ऑप्शन सी है काकतीय और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों याद रखिएगा, मार्क पोलो जब भारत आया था उस वक्त भारत में शासन आपका होयसल का था। ठीक है, तो होयसल का शासन का जो वंश का जो शासन था, उस शासन के दौरान मार्क पोलो ने भ्रमण किया था और मार्क पोलो ने अपने यात्रा वृत्तांत के दौरान होयसल की जो धन संपदा थी, उस धन संपदा का उल्लेख उसने अपने यात्रा वृत्तांत में किया था। ठीक है साथियों, तो प्रश्न क्रमांक 43 का राइट आंसर बी वाला होगा, होयसल। अब जरा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 44। आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा साथियों। प्रश्न क्रमांक 44 कह रहा है कि खिज्र खां ने किस वंश की स्थापना की थी? खिज्र खां ने किस वंश की स्थापना की थी? तो ऑप्शन ए खिलजी वंश, ऑप्शन बी तुगलक वंश, ऑप्शन सी सैयद वंश, ऑप्शन डी गुलाम वंश। तो खिज्र खां ने किस वंश की स्थापना की थी? क्या खिज्र खां ने खिलजी वंश की स्थापना की थी? तो आप सभी लोग कमेंट में ऑप्शन ए बताइए। क्या तुगलक वंश की स्थापना करी थी? तो कमेंट बॉक्स में बी बताइए। सैयद वंश तो सी बताइए और गुलाम वंश तो डी का चुनाव कीजिए। तो आपके अनुसार खिज्र खान ने किस वंश की स्थापना की थी? जितने बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं सभी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर देंगे। तो अगर अपन बात कर रहे हैं खिज्र खां की, तो साथियों याद रखिएगा, जो खिज्र खां हैं, इन खिज्र खान ने आपके सैयद वंश की स्थापना की थी। सैयद वंश जो था, इस सैयद वंश की स्थापना आपके खिज्र खां के द्वारा हुई थी। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की। आप सभी लोग याद रखिएगा। तो प्रश्न क्रमांक 44 का राइट आंसर सी वाला होगा, सैयद वंश। अब जरा अगले प्रश्न की चर्चा हम करते हैं। मिडेवल हिस्ट्री में साथियों बहुत सारे क्वेश्चन आपके टू द पॉइंट होते हैं और वर्तमान में आपके अभी टू द पॉइंट क्वेश्चन चल रहे हैं। अब जब किसी भी क्वेश्चन में आपके कंसेप्ट आएगा या उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो आएंगे उसके बारे में चर्चा मैं आप लोगों के सामने करूंगा। अभी वर्तमान में टू द पॉइंट चल रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 45, ग्रांड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? ग्रांड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? सबको पता है साथियों इस प्रश्न का उत्तर। तो ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है औरंगजेब, ऑप्शन सी है शेर शाह सूरी और ऑप्शन डी है जहांगीर। किसने ग्रांड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण करवाया था? तो साथियों हम सबको पता है कि ग्रांड ट्रंक जो रोड है, इस रोड का पुनर्निर्माण या निर्माण आपके शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। अब इससे संबंधित कुछ आप फैक्ट के बारे में सुनिए। साथियों ग्रांड ट्रंक रोड जो है इसका निर्माण आपके शेर शाह सूरी ने करवाया, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। किंतु आपके इतिहास में यह साक्ष्य भी है कि शेर शाह सूरी से पहले इस रोड का निर्माण मौर्य काल में किया जा चुका है। ठीक है, ये जो रोड है ग्रांड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड, इस रोड का निर्माण मौर्य काल में सबसे पहले किया गया था और उस वक्त इस पूरे रोड का नाम आपका उत्तर पथ रोड था। ठीक है, उत्तर पथ इसका नाम हुआ करता था। मौर्य काल में जब इसका निर्माण हुआ था तब इससे
उत्तर पथ के नाम से जाना जाता था। ठीक है साथियों, इसके पश्चात जब भारत में मध्यकाल में शेरशाह सूरी का शासनकाल आया, तब शेरशाह सूरी ने इस रोड का फिर से निर्माण करवाया और इस रोड को नाम दिया आपका ग्रांड ट्रंक रोड। ठीक है, फिर उसके पश्चात शेरशाह सूरी ने इस रोड को अपने अनुसार सड़क ए आज़म इसका नाम रखा गया, सड़क ए आज़म इसका नाम रखा गया। और कल की क्लास में भी हमने सड़क ए आज़म के बारे में चर्चा की थी, जो कि आगरा से सासाराम को जोड़ने का कार्य करता था। ठीक है साथियों, तो पहली बार मौर्य काल में इस रोड का निर्माण हुआ था, जिसे कहा जाता था उत्तर पथ। तो प्रश्न क्रमांक 45 का राइट आंसर सी वाला यानी शेरशाह सूरी है। चले साथियों, अब अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। प्रश्न क्रमांक 46। प्रश्न क्रमांक 46। प्रश्न क्रमांक 46 एक युद्ध का वर्ष हमसे पूछ रहा है। ठीक है, एक युद्ध का वर्ष हमसे पूछ रहा है और वह युद्ध है तलीकोटा का युद्ध। तलीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? मेरे साथियों, तलीकोटा का युद्ध क्या है, ज़रा मैं आप लोगों को इसके बारे में बता देता हूं। इसके पश्चात हम देखेंगे कि तलीकोटा का युद्ध कब हुआ था। देखो, तलीकोटा या तालीकोटा का जो युद्ध है, यह विजयनगर साम्राज्य, आप लोगों ने नाम सुना है विजयनगर साम्राज्य का, हम्पी का। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य और दक्कन का जो सल्तनत थे, दक्कन का जो पठार है, ठीक है, इसमें सल्तनत शासन हुआ करता था। तो दक्कन के सल्तनत की जो सेनाएं थी, इनके बीच में आपका तालीकोटा का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में? विजयनगर की सेनाओं के बीच में तथा दक्कन की सल्तनत संयुक्त सेनाओं के बीच में। और इस युद्ध को तालीकोटा का युद्ध कहते हैं साथियों। ठीक है, और यह जो तालीकोटा का जो युद्ध है, इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की सेना हार चुकी थी। विजयनगर साम्राज्य की जो सेना थी ना साथियों, इस युद्ध के दौरान वे हार चुकी थी और दक्कन सल्तनत की जो संयुक्त सेना है, यह सेना जीत गई थी। ठीक है, तो ये जो प्रसिद्ध तालीकोटा का जो युद्ध है मेरे साथियों, ये तालीकोटा का युद्ध आपके 1565 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था साथियों? 1565 में तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया। तो प्रश्न क्रमांक 46 का राइट आंसर ए वाला होगा, 1565। चले साथियों, अब जरा अगले प्रश्न की चर्चा हम कर लेते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों से क्या कहता है? प्रश्न क्रमांक 47 बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 47 हमसे कह रहा है कि औरंगजेब के समय राजपूत विद्रोह कब हुआ? जब मुगल शासन में, मुगल साम्राज्य का बादशाह औरंगजेब था, ठीक है, तब आपके औरंगजेब के समय राजपूत विद्रोह हुआ था। तो यह राजपूत विद्रोह कब हुआ? तो राजपूत विद्रोह का ईयर हम बाद में देखेंगे, किंतु हम सबसे पहले यह देख लेते हैं कि राजपूत ने विद्रोह क्यों किया था। तो आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि औरंगजेब ने अकबर के द्वारा लगाए गए जजिया कर को वापस से शुरू करवा दिया था। ठीक है, औरंगजेब ने अकबर के द्वारा जो जजिया कर को रोक लगा दी थी, समाप्त कर दिया था, उस जजिया कर को वापस से लगवा दिया। अब ये जजिया कर क्या होता है वह सुनिएगा। जो गैर मुसलमान होते हैं, ठीक है, गैर मुसलमान पर लगने वाला एक कर को जजिया कर कहा जाता है। ठीक है, तो इस जजिया कर को औरंगजेब ने वापस से लगवा दिया था। तो परिणाम स्वरूप ये हुआ साथियों कि आपके राजपूत ने विद्रोह किया। और यह विद्रोह क्या 1659 में हुआ था? क्या यह विद्रोह 1669 में या 1679 या 1668 में हुआ? कब यह विद्रोह हुआ? तो मेरे साथियों याद रखिएगा, यह जो विद्रोह हुआ 1679 को हुआ था। यानी प्रश्न क्रमांक 47 का राइट आंसर सी वाला है, 1679। ठीक है साथियों, चले जी मित्रों, अब जरा अगले प्रश्न की चर्चा हम करते हैं। अगला प्रश्न भी मुगल एम्पायर से ही संबंधित है।
अगला प्रश्न है शाहजहां। शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी? शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी? तो मेरे साथियों मैं आपको बता दूं कि शाहजहां का पुत्र जो था नाम था औरंगजेब। ठीक है, शाहजहां का पुत्र औरंगजेब। मैं औरंगजेब तक मुगल एम्पायर की कुछ श्रृंखला जो पीढ़ी है उसको बताता हूं। देखिए साथियों, सबसे पहले बाबर था। बाबर ने आपके मुगल एम्पायर की नींव रखी थी। बाबर का पुत्र हुमायूं था। ठीक है, हुमायूं के पश्चात अकबर आया। अकबर के पश्चात आपका जहांगीर आया। ठीक है, जहांगीर का पुत्र था शाहजहां और शाहजहां का पुत्र औरंगजेब था। तो इस औरंगजेब तक आपका मुगल एम्पायर स्ट्रॉन्ग यानी मजबूती के साथ खड़ा रहा। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो गई, इसके पश्चात आपके पूरे मुगल एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हो गया था। ठीक है साथियों, चलिए तो शाहजहां की मृत्यु कब हुई? तो साथियों शाहजहां का पुत्र था औरंगजेब। औरंगजेब ने राजा बनने की लालसा में अपने पिता यानी शाहजहां को बंदी बना दिया था। ठीक है, और बंदी बनाकर 8 वर्ष के पश्चात जेल में ही रहने के बाद इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, 8 साल तक शाहजहां कारावास में रहे, जेल में रहे और वहीं पर इनकी मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, तो अब प्रश्न उठता है कि शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी? तो याद रखिएगा साथियों, शाहजहां की जो मृत्यु है यह 1666 में हुई थी। ठीक है साथियों, 1666 में शाहजहां की मृत्यु हुई थी। तो प्रश्न क्रमांक 48 का राइट आंसर डी वाला होगा, 1666। ठीक है साथियों, चले जी अब अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगले प्रश्न पर चलने से पहले जिन साथियों ने अभी भी इस क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और याद रखिएगा साथियों, आज रात 10 बजे लाइव पढ़ेंगे हम मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास। आप सभी लोग 10 बजे ऑनलाइन रहिएगा और हम बंगाल विभाजन के पश्चात कांग्रेस की स्थिति को जानने वाले हैं। तो आज की जो क्लास रहने वाली है यह बहुत अच्छी रहने वाली है। तो आप सभी लोग समय पर क्लास में उपस्थित हो और मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास को लीजिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 49। प्रश्न क्रमांक 49 क्या कहता है? पालखेड़ का युद्ध कब हुआ था? पालखेड़ का युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन ए है 1728, ऑप्शन बी है 1720, ऑप्शन सी 1721, ऑप्शन डी 1724। मेरे साथियों, पालखेड़ का युद्ध क्या है जरा हम पहले इसको जान लेते हैं। पालखेड़ का युद्ध, तो पालखेड़ का जो युद्ध है यह बाजीराव और जो आपके मराठा जो थे बाजीराव और आपके हैदराबाद के निज़ाम के बीच में हुआ था। बाजीराव और हैदराबाद के निज़ाम के बीच में यह युद्ध हुआ था और परिणाम स्वरूप आपका निज़ाम हार चुका था, यानी बाजीराव की इस युद्ध में जीत हुई थी और वह युद्ध पालखेड़ का युद्ध कहलाता है। अब ये जो युद्ध हुआ था, क्या यह युद्ध 1724 में हुआ था, क्या 1721 में हुआ, या 1720 में, या 1728 में? कब आपका पालखेड़ का युद्ध हुआ था? तो मेरे साथियों याद रखिएगा, पालखेड़ का जो युद्ध है यह 1728 में हुआ था। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 49 का राइट आंसर ए वाला होगा। याद रखिए, पालखेड़ का जो युद्ध है यह बाजीराव और हैदराबाद के जो निज़ाम हैं, निज़ाम उल मुल्क के बीच में यह युद्ध लड़ा गया, जिसमें निज़ाम की हार हुई थी और बाजीराव जीता था। अब जरा आगे बढ़ेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 50। प्रश्न क्रमांक 50 क्या कहता है सुनेंगे। प्रश्न क्रमांक 50 कहता है कि शनिवार वाड़ा किस वंश से संबंधित था? शनिवार वाड़ा किस वंश से संबंधित था? ऑप्शन ए मुगल, ऑप्शन बी मराठा, ऑप्शन सी विजयनगर और ऑप्शन डी होयसल। शनिवार वाड़ा किस वंश से संबंधित था? तो मेरे साथियों याद रखिएगा, जो शनिवार वाड़ा है यह होयसल, विजयनगर और मुगल इन तीनों से संबंधित आपका नहीं है।
यह संबंधित है मराठा से। ठीक है, ये जो इमारत है साथियों, यह इमारत शनिवारवाड़ा मराठाओं की है। ठीक है, तो शनिवारवाड़ा के जो हैं, यह मराठा साम्राज्य के जो पेशवा होते हैं, मराठा साम्राज्य के जो पेशवा हैं, उन पेशवाओं का बैठने का एक स्थान होता था। ठीक है, जो पेशवा होते हैं साथियों मराठा के, उन पेशवाओं को बैठने का एक स्थान आपका शनिवारवाड़ा होता है। तो शनिवारवाड़ा मराठा से संबंधित है। तो प्रश्न क्रमांक 50 का सही उत्तर मेरे साथियों क्या हो जाएगा? बी वाला, यानी मराठा। ठीक है मित्रों, चलो जी अब अगले प्रश्न पर चलेंगे। मेरे साथियों अगले प्रश्न पर चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि रात को 10 बजे लाइव क्लास रहेगी आधुनिक भारत के इतिहास की। तो आप सभी लोग उपस्थित होकर आधुनिक भारत के इतिहास को डिटेल तरीके से आप पढ़िएगा। लाइव रहकर क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। इसके पश्चात सुबह 8 बजे प्राचीन भारत के इतिहास की क्लास रहेगी और 11 बजे हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो रोज़ाना सुबह 11 बजे मैं लाइव रहता हूं और आपको मैं पढ़ाता हूं न्यूज़पेपर, आपके सामने डिस्कस करता हूं मैं न्यूज़पेपर की न्यूज़ को। तो आप करंट अफेयर्स की क्लास भी ज़रूर लीजिएगा। चलिए साथियों अब अगले प्रश्न की चर्चा हम करेंगे। प्रश्न क्रमांक 51। मेरे साथियों प्रश्न क्रमांक 51 में थोड़ी सी मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा सुधार देता हूं आपके सामने। क्वेश्चन 51 क्या कहता है कि कौन से मुगल राजा के दरबार में हिंदुओं से ज़्यादा मुस्लिम मनसबदार थे? यह क्वेश्चन कुछ ऐसा नहीं है। क्वेश्चन क्या है कि कौन से मुगल राजा के दरबार में हिंदुओं के स्थान पर आ जाएगा मुस्लिम और मुस्लिम की जगह आ जाएंगे हिंदू। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या हो गया कि कौन से मुगल राजा के दरबार में मुस्लिम से ज्यादा हिंदू मनसबदार थे? ठीक है, यानी मुगल एम्पायर का वह कौन सा राजा था जिसके राज दरबार में अधिकारियों की संख्या हिंदुओं की ज्यादा थी, मुसलमानों की कम थी? तो ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां और ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो साथियों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आपके फेवर का क्वेश्चन है। तो आप ही बताइएगा कि वह मुगल बादशाह कौन है जिसके दरबार में मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू अधिकारियों की संख्या थी। तो देर किस बात की है, 10 सेकंड का समय आप लोगों के पास है। जल्द से जल्द आप सब कमेंट करके बताइएगा कि राइट आंसर क्या होगा। क्या इसका राइट आंसर अकबर है, क्या जहांगीर है, या शाहजहां, या औरंगजेब? तो मेरे साथियों अधिकांश बच्चे जब ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो अधिकांश रूप से लोग अकबर का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो मेरे साथियों इसका राइट आंसर अकबर नहीं है। ठीक है, बड़े ही दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि अकबर इसका सही उत्तर नहीं है। तो ठीक है, चलो अकबर नहीं है तो शाहजहां होगा, शाहजहां भी इसका राइट आंसर नहीं है। तो अब औरंगजेब तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो जहांगीर होगा, जहांगीर नहीं है मेरे साथियों, जो बिल्कुल नहीं था वही है। जी हाँ साथियों, औरंगजेब वह मुगल राजा था जिसके दरबार में आपके मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू अधिकारियों की संख्या अधिक थी। तो ऑप्शन डी वाला राइट आंसर होगा औरंगजेब। ठीक है साथियों, चले जी मित्रों अब अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न 52 क्या कहता है? 52 जरा हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। 52 ये कह रहा है कि जब्ती प्रथा और दहशाला प्रथा किसने शुरू करवाई थी? जब्ती प्रथा तथा दहशाला प्रथा किसके द्वारा शुरू करवाई गई थी? ठीक है, तो इसके बारे में ज़रा हम चर्चा करते हैं मेरे साथियों कि जब्ती प्रथा और
जो दहशाला जो प्रथा है यह किसके द्वारा शुरू करवाई गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है डोडरमल, ऑप्शन सी है मानसिंह और ऑप्शन डी है इब्राहिम लोदी। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न डोडरमल, ठीक है, डोडरमल जो थे, इन डोडरमल ने आपके ये वित्त मंत्री भी थे साथियों अकबर के। तो डोडरमल जी ने आपकी जब्ती प्रथा और दहशाला प्रथा की शुरुआत की थी, जिसके तहत साथियों हर 10 वर्ष के अंदर फसल की पैदावार तथा उसके उत्पादन लागत का सर्वेक्षण करवाया जाता था। यानी फसल की पैदावार कितनी हो रही है और फसल के उत्पादन में लागत कितनी लग रही है, यानी कितना पैसा लग रहा है। तो इन दोनों के बीच का अंतर हर 10 वर्ष के अंदर लगाया जाता था। तो ये पूरी कार्य प्रणाली डोडरमल जी ने अकबर के सामने रखी थी और अकबर ने इस पूरी प्रथा को अपने शासनकाल के दौरान लागू करवा दिया। यानी हर 10 वर्ष के पश्चात आपके जो उत्पादन है तथा लागत है उनके बीच का अंतर निकाला जाएगा। तो याद रखिएगा, जब्ती प्रथा और दहशाला जो प्रथा है यह डोडरमल जी के द्वारा शुरू हुई थी। अब जरा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, प्रश्न क्रमांक 53। मेरे साथियों प्रश्न क्रमांक 53 क्या कहता है, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। 53 ये कह रहा है कि किसने अपने भाई उलुग खां और नुसरत खां को गुजरात आक्रमण के लिए भेजा था। वह कौन व्यक्ति हैं जिसने अपने भाई उलुग खां और नुसरत खां को गुजरात आक्रमण के लिए भेजा। तो ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी इल्तुतमिश और ऑप्शन डी रजिया सुल्तान। तो मेरे साथियों याद रखिएगा, उलुग खां और नुसरत खां को भेजने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। यानी अलाउद्दीन खिलजी के भाई उलुग खां और नुसरत खां थे। ठीक है, इन्होंने आपके भाइयों को गुजरात भेजा था, गुजरात के अभियान पर। तो प्रश्न क्रमांक 53 का जो सही उत्तर है मेरे साथियों, यह सही उत्तर है ए वाला अलाउद्दीन खिलजी। चले अब अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 54 बहुत अच्छा प्रश्न है। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ? आज जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं साथियों, सारे क्वेश्चन टू द पॉइंट चल रहे हैं, तो आपको ज़्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन को समझो और क्वेश्चन का उत्तर लगाने का प्रयास करो। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं तो मैं आपकी प्रैक्टिस यही करवा रहा हूँ। ठीक है, और क्लास को पूरा देखा करो, बीच में छोड़ना नहीं है। वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है। ठीक है साथियों, तो प्रश्न 54, मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? ठीक है, आपने प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर का नाम सुना होगा। ठीक है, तो आप जल्द से जल्द कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मीनाक्षी मंदिर जो है यह भारत के किस राज्य में स्थित है। मैंने आप लोगों से एक प्रश्न पूछा है, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए मुझे कि जो मीनाक्षी मंदिर है यह मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है। ठीक है साथियों, तो आप इस मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किस वंश के दौरान हुआ? तो ऑप्शन ए है पांड्य वंश, ऑप्शन बी चोल वंश, ऑप्शन सी चेर वंश और ऑप्शन डी होयसल वंश। किस वंश के दौरान आपके मीनाक्षी मंदिर का निर्माण हुआ था? तो मेरे साथियों आप सभी लोग याद रखिएगा कि मीनाक्षी मंदिर जो है, इस मीनाक्षी मंदिर का निर्माण आपके पांड्य के शासनकाल के दौरान हुआ था। ठीक है, तो 54 का राइट आंसर ए वाला होगा। और आप सभी लोगों को मुझे ये बताना है कि मीनाक्षी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित हैं। जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके मुझे उत्तर बताएंगे, सभी लोग उत्तर बताएंगे। अब जरा अगले प्रश्न पर हम चलेंगे साथियों। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। चांदी का टका और तांबे का जीतल किसने चलवाया था? चांदी का टंका और तांबे का जीतल किसने चलवाया था? ये क्वेश्चन पहले हम चर्चा के पटल पर रख चुके हैं। हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं इन दोनों सिक्कों के बारे में, और आपको मैंने बताया था कि ये दोनों सिक्के पूर्ण रूप से आपके अरबी संस्कृति के ऊपर बनाए गए हैं। यानी ये एक प्रकार के अरबी सिक्के हैं जो कि आपके इल्तुतमिश के द्वारा चलवाए गए थे। ठीक है,
और आपके चांदी का सिक्का को हम टंका कहते थे और तांबे के सिक्के को जीतल कहते थे। ठीक है, और यह भारत में पहले अरबी शुद्ध सिक्के थे। ये भी याद रखिएगा, भारत में पहले अरबी शुद्ध सिक्के थे। तो क्वेश्चन क्रमांक 55 का राइट आंसर आपका इल्तुतमिश होगा। ठीक है, हम पहले ही कल की जो क्लास थी उसमें हम इस पे चर्चा कर चुके हैं साथियों। चले जी मित्रों, अब अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 56। प्रश्न क्रमांक 56 क्या कहता है कि तैमूर ने भारत पर आक्रमण किसके समय किया? तैमूर ने भारत पर आक्रमण किसके समय पर किया? ऑप्शन ए मोहम्मद शाह तुगलक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी खिज्र खां और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो साथियों किसके शासनकाल के दौरान तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया? तो मेरे साथियों याद रखिएगा कि जब तैमूर ने भारत में आक्रमण किया तब दिल्ली का जो बादशाह था, ठीक है, दिल्ली का बादशाह आपका मोहम्मद शाह तुगलक था। तुगलक वंश का एक शासक है मोहम्मद शाह तुगलक। तो उस वक्त दिल्ली का शासन या भारत का शासन मोहम्मद शाह तुगलक संभाल रहा था। तो ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर होगा। अब जरा अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक आपके 57। प्रश्न क्रमांक 57 क्या कहता है साथियों कि प्रश्न क्रमांक 57 ये कह रहा है कि इक्ता प्रथा, प्रश्न क्या है, इक्ता प्रथा का अंत किसने किया? इक्ता प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अकबर और ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। किसके द्वारा इक्ता प्रथा का अंत किया गया? तो साथियों आपको मैं पहले बता देता हूं कि इक्ता प्रथा होती क्या है। इक्ता प्रथा का मतलब ये होता है कि सैनिक जो होते थे, ठीक है, सैनिक तथा आपके जो अधिकारी होते थे राज्य के, उन अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि दी जाती थी। जितने भी आपके सैनिक होते थे, सैनिक और आपके राज्य के जो अधिकारी होते थे, इनको वेतन के बदले भूमि दी जाती थी। यह इक्ता प्रथा कहलाती है। तो इस इक्ता प्रथा को समाप्त करने का श्रेय आपके अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया था। तो प्रश्न क्रमांक 57 का राइट आंसर ए वाला होगा मेरे साथियों। अब जरा अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 58। प्रश्न क्रमांक 58 हमसे एक मंदिर के बारे में पूछ रहा है और प्रश्न क्रमांक 58 में पूछा गया है कि ओसियां का जो मंदिर है, ओसियां का मंदिर किसने बनवाया था? ओसियां का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? तो ऑप्शन ए गुर्जर प्रतिहार के द्वारा, ऑप्शन बी परमार वंश के द्वारा, ऑप्शन सी चालुक्य के द्वारा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथियों याद रखिएगा जो ओसियां के जो मंदिर हैं, यह मंदिर आपके गुर्जर प्रतिहार के द्वारा बनाए गए, जिनमें नागभट्ट प्रथम, मिहिर भोज और नागभट्ट द्वितीय द्वारा, इन राजाओं के द्वारा आपके इन मंदिरों का निर्माण किया गया। कौन कौन से मैं नाम एक बार और बोलता हूं, नागभट्ट प्रथम, मिहिर भोज, नागभट्ट द्वितीय, इनके द्वारा ओसियां के मंदिरों का निर्माण करवाया गया। तो गुर्जर प्रतिहार इसका राइट आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 58 का राइट आंसर ए वाला होगा साथियों। तो चलिए साथियों अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 59। प्रश्न क्रमांक 59 क्या कहता है कि चंगेज खां, आप लोगों ने चंगेज खां का नाम सुना होगा मेरे साथियों। चंगेज खां समकालीन कौन था? चंगेज खां के समकालीन कौन था? ठीक है, जब चंगेज खां इस मध्य एशिया में था और उसी के तहत भारत में शासन कौन कर रहा था? तो ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी बलबन। कौन आपके चंगेज खां के समकालीन था? तो मेरे साथियों आप सभी लोग याद रखिएगा कि जब चंगेज खां
मध्य एशिया में सक्रिय था, तब भारत में शासन गुलाम वंश का था और गुलाम वंश में इल्तुतमिश शासन कर रहा था। ठीक है, तो चंगेज खां के समकालीन आपका इल्तुतमिश था साथियों। तो प्रश्न क्रमांक 59 का राइट आंसर ए वाला। चले जी, अब अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न जो है यह आज की क्लास का आखिरी प्रश्न होगा। तो प्रश्न क्रमांक 60, प्रश्न क्रमांक 60 क्या कहता है, जरा उसके बारे में देखते हैं। प्राथमिक मध्यकाल के दौरान जेजाक भुक्ति की जगह को कहा जाता था। जब मध्यकाल आया, प्राथमिक मध्यकाल, तब एक क्षेत्र था, उस क्षेत्र को कहा जाता था जेजाक भुक्ति। तो जेजाक भुक्ति किस क्षेत्र को कहा जाता था? तो ऑप्शन ए है बुंदेलखंड, ऑप्शन बी है रुहेलखंड, ऑप्शन सी है मालवा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो किसे आपका जेजाक भुक्ति कहा जाता था? तो मेरे साथियों याद रखिएगा, प्राथमिक जो मध्यकाल है, इस मध्यकाल के दौरान जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड को कहा जाता था। ठीक है, तो बुंदेलखंड को आपका जेजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था मेरे साथियों। तो प्रश्न क्रमांक 60 का राइट आंसर ए वाला बुंदेलखंड होगा। ठीक है साथियों, चले जी। तो इस प्रकार से साथियों आपने इस क्लास के दौरान 20 और प्रश्नों को समाप्त कर लिया है, पढ़ लिया है, और इस पूरी मेगा सीरीज को आपने पहुंचा दिया है 60 क्वेश्चन पर। तो मेरे साथियों याद रखिएगा कि 10 बजे हमें लाइव मिलना है मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में। तो आप सभी लोग 10 बजे लाइव रहिएगा। मेरे साथियों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जिन साथियों ने शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को साथियों प्रेस कर दीजिए। तो मेरे साथियों अब मुलाकात करते हैं रात को 10 बजे लाइव आधुनिक भारत के इतिहास की क्लास में। तो मेरे साथियों अभी के लिए इतना ही, मुलाकात करेंगे 10 बजे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।